गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित और मैंने आपको फिफ्थ चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की स्टार्टिंग की थी पढ़ाना, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाई शुड बी क्लासीफाई एलिमेंट्स। और इसके बाद अर्ली अटेम्प्ट्स में मैंने पढ़ाया था आपको डोबेनियर ट्राइड्स एंड इट्स लिमिटेशन। तो एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करके चलते हैं कि डोबेनियर ट्राइड्स क्या था और उसके या लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या कहते हैं और उसके बाद उसके लिमिटेशंस क्या थे। ट्राइड्स का मतलब होता है सेट्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। Dovenier was the first scientist to show the relationship between the properties of elements and their atomic masses, and according to law, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा गया, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का ग्रुप ऑब्टेन हुआ, जिनमें से भी एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। जिनमें से भी जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो दूसरे दोनों एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन मास के इक्वल होते हैं। इस तरीके से डोबेनियर ने 3 सेट्स बनाए थे। पहला था द एल्कली मेटल ग्रुप, जिसमें LiNaK आता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, लाइक all the elements are metal, all of them react with water to form alkalis and hydrogen gas, all of them have valency of 1। ये 3 इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट क्लॉज हमारा ये कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर LiNaK एटॉमिक मासेस दिए हुए, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो Na का आता है 23। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में आते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। 40, 88, 37 आर देयर एटॉमिक मासेस रेस्पेक्टिवली, एंड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो लगभग एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज 88.5, अबाउट 88 आता है। और नेक्स्ट आता है हेलोजन ग्रुप Cl, Bri। ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड, वैलेंसी ऑफ 1। इस तरीके से यहाँ पर लिमिटेशन एक ही लिमिटेशन थी जिसने डोबेनियर की क्लासिफिकेशन को माइलस्टोन तो बनाया लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन को अप्रूव नहीं किया, बिकॉज ही वॉज फेल टू अरेंज ऑल देन नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने 3 एलिमेंट्स को उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रखा, लेकिन उस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को बिलोंग करते थे। इन्होंने उनको अपने ट्राइड में जगह नहीं दी, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ही डिड दिस। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आए साइंटिस्ट जिन्होंने इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया, और वो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब यहाँ पर इन्होंने म्यूजिकल नोट से लिया था। जिस तरीके से सा रे गामा, जिस तरीके से हम म्यूजिकल नोट लिखते हैं सा रे गामा पाधा नीसा, तो सा पहला वाला सा और दूसरा वाला सा एक दूसरे के रिपीटिशन होते हैं। उसी तरीके से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग अपने लॉ को दिया, और इनके अकॉर्डिंग व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया गया, द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट आर रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी की रिपीटिशन यहाँ पर ऑब्टेन हो गई। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ म्यूजिकल नोट्स। इस लॉ को इसीलिए नाम दिया गया लॉ ऑफ म्यूजिकल नोट्स। लेकिन ये लॉ सक्सेसफुल वर्क नहीं कर सका, कुछ एलिमेंट तक तो इसने वर्क किया, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए। दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। इनका ये जो लॉ था वो कैल्शियम तक इनका क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही था लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लेकिन जैसे ही कैल्शियम के आगे क्लासिफिकेशन गया, क्लासिफिकेशन में डिस्टर्बेंस आ गया। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि ये न्यूलैंड ने डिवाइड कर रखे थे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में। इनमें 7 एलिमेंट्स को इस तरीके से लगाया गया था कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद डायरेक्ट आ गया फ्लोरीन के बाद सोडियम। तो यहाँ LiNaK, ये तो एक तरीके से HFCl, LiNaK, BeMgCa, तो यहाँ पर Ca तक तो इनका
क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही था, क्योंकि क्लास CA तक क्या होता है, लाइटर एलिमेंट्स है। इसके बाद जहाँ पर हैवियर एलिमेंट्स की बात आई वहाँ पर इनके डिफेक्ट आना शुरू हो गए। तो दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, only. Next, he assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in future. उनके समय में सिर्फ 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, इसलिए उन्होंने एज्यूम किया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, और आने वाले समय में इससे ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, इनका लिमिटेशन था कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, अपनी टेबल में जब इन्होंने एलिमेंट्स को फिट करना शुरू किया, ही पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट, इन्होंने एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रखा, और वो भी अनलाइक एलिमेंट्स के कॉलम में जिनकी प्रॉपर्टी डिफर थी। जैसे हम यहाँ पर इनकी टेबल देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि कोबाल्ट और निकिल, इनको दोनों एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा, और वो भी अनलाइक एलिमेंट्स के साथ। इट मीन्स HFCl Br, ये सारे क्या हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकिल मेटल है। तो ये आप कैसे कर सकते थे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स को आप 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख रहे हो, वो भी नॉन मेटल्स के साथ। सो ये इनका एक डिफेक्ट था। नेक्स्ट इनका डिफेक्ट आता है आयरन एलिमेंट Fe विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकिल एलिमेंट, आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकिल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करती थी, उसको इन एलिमेंट से दूर रखा गया। मतलब आयरन कोबाल्ट निकिल को 1 by 1 रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं रखा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कोबाल्ट और निकिल, और यहाँ पर आयरन को भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम यानी कि नॉन मेटल के साथ रखा गया। तो ये डिफेक्ट हुआ कि Fe की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकिल को रिजेंबल कर रही है, लेकिन इन्होंने Fe को कोबाल्ट और निकिल से अलग रखा, वो भी अनलाइक प्रॉपर्टी वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर ये आती हैं इनकी 4 लिमिटेशंस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। इसके बाद अब मैं आपको आज आपने सिर्फ टॉपिक पढ़ा है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और कल मैं आपको पढ़ाऊँगी मेंडलीज पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप कि आप इसको लर्न करेंगे, आप इसको राइट अच्छे से करेंगे, इसको लर्न करेंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस लेसन का। थैंक यू।